करते हैं तो हो सकता है पहली बार में तुमको क्वेश्चन ना समझ में आए। इसको अपने बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन मत समझना कि बोर्ड वाले में क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिख रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन तब जाके कंप्लीट होता है जब हम लोग ऑप्शन से उसको रिलेट करते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ा, आधा पार्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा और उसका आधा पार्ट तुमको ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगा। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन केवल मत पढ़ने के सर हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन रीड किया फिर ऑप्शन देखा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन ही उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है। तो उसमें पहले ऑप्शन देखना देखना, अच्छा हाँ क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सुटेबल दिख रहा है, पूरा सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर मान लो नहीं समझ में आया, ये पता नहीं कैसे हो गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं उसका आंसर पता नहीं चल रहा क्या होगा, तो उसका आंसर देखा करना कि उसका आंसर क्या है। इनफैक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर हमको निकल के आया कि ये मेरा जो दूसरा वाला पार्ट है ये बी, ये ऑप्शन होगा, तो हम एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे कि ऑप्शन में जो अपना आंसर की है सबसे लास्ट में आंसर की दे रखा होगा यहाँ पे, अगर सबसे लास्ट में आंसर शीट निकाल के देखो तो एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट का, एक मिनट, हाँ ये चीज लास्ट में यहाँ पे आंसर की दे रखा है एक्सरसाइज 1 का, तो आंसर में 1 का ऑप्शन बी ही चलो ठीक है बी ही दे रखा है। तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बी आया, तो इसका मतलब चलो ठीक है मोस्टली चांस है कि मैंने क्वेश्चन सही सही बनाया होगा। बट अगर मान लो आंसर सी होता या मेरा आंसर सी आया होता या आंसर बी है, तो उसमें क्या दिक्कत है उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना कि चलो ठीक है अगर ऑप्शन सी आंसर है तो ये सी आंसर कैसे पहुंचा जा सकता है। ये क्वेश्चन को सीखने का तरीका है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्विंग का एप्टीट्यूड डेवलप करो। क्योंकि जैसे उत्पल सर बताया कि तुम लोग होमवर्क काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम एक चीज ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में लोग एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं, सब लोग के पेरेंट्स लोग पता है क्या बोल रहे हैं, जैसे इंक्वायरी वगैरह आता है तो ऑफिस में पता चलता है हम लोग को कि अन अकेडमी वाला तो फ्री में पढ़ा रहा है तो 2 साल हम फ्री में पढ़ लेंगे या फिर 2 साल हम 32,000 में पढ़ लेंगे। लेकिन आपके फ्री में पढ़ाई करने से आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये जो क्वेश्चन हम लोग होमवर्क दे रहे हैं और तुम लोग जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके डाउट पूछ रहा है, इससे तुम्हारा स्किल डेवलप होगा। अगर तुमसे हम क्लास 9th की चीजें पूछेंगे तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि कहाँ से याद रहेगा, 9th क्लास की चीज़ें 2 साल याद थोड़ी ना रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि 11 12 का सिलेबस बड़ा होने के बाद, जैसे 10th क्लास में साइंस का एक बुक था और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चार, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चार चार टॉपिक था, जबकि अभी केमिस्ट्री का 2 बुक है क्लास 11th में, केवल क्लास 12th में भी 2 बुक है, और हर एक पार्ट में 7 या 8 टॉपिक है, मतलब 15 टॉपिक तो इन पेपर एनसीईआरटी में दे रखा है, तो टोटल 2 साल मिला के 30 टॉपिक है। और मेंस का एग्ज़ाम हो, एडवांस का एग्ज़ाम हो, केवीपीवाई का एग्ज़ाम हो, जे नीट का एग्ज़ाम हो, एम्स का एग्ज़ाम हो, किसी तरह का एग्ज़ाम होता है, हर एक में ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस 2 साल में याद रखना है अपने को, ये तब याद होगा जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में रिफ्लेक्स काम करता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह का था, ऐसा बन जाएगा। तो ये हैबिट डेवलप करो, मतलब 9 10 तक जो किया कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट 11 12 में अगर सीरियसली पढ़ाई नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तुमको, धीरे धीरे लगेगा कि भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। तो क्वेश्चंस में, और उत्पल सर काफ़ी अप्रिशिएट भी की कि ये लोग बहुत अच्छे से होमवर्क बना रहा है, शुरुआत में तो होमवर्क नहीं बनाता था, लेकिन अभी देख रहे हैं पूरा जितना होमवर्क दे रहे हैं सब बना रहा है और डाउट पूछ रहा है। तो अच्छी चीज़ है, अगर उसमें से 1 2 लोग हैं जो होमवर्क नहीं भी बना रहे हैं, ट्राई करो होमवर्क पूरा सॉल्व करने का, उसमें हम लोग टाइम देंगे। अगर मान लो कि हम लोगों का होमवर्क का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, एक्स्ट्रा क्लास देना है, तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, रात को हम लोग 8 बजे के बाद क्लास लगा देंगे। ये हम लोग के एंड से तुम्हारे लिए सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। ये अन अकेडमी और वेदांतु जो फ्री लेक्चर दे रहे हैं उनसे नहीं होने वाला। मान लो कि हम लोग अपना लेक्चर ऑनलाइन अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, उसको देख के थोड़े ना आप सीख सकते हैं। ये बड़ा फॉल्स कंसेप्ट है कि हम एक ऑनलाइन लेक्चर देख लेंगे उससे हम लोग सीख लेंगे कि ये कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट सीखना इज नॉट इनफ, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये मैटर करता है। तो हम तुमको पढ़ाए और हम तुमको मार्क कराए कि तुम पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, बट दूसरा और चौथा भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ तुमको बताया नहीं है। ये तो क्लास में हम लोग बता पा रहे तभी तो कर पाएंगे, वरना तुम जब बुकलेट सॉल्व करने जाएगा तुमको लगेगा कि चलो पहले पहला क्वेश्चन किया फिर दूसरा क्वेश्चन किया, बट दूसरा तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये कैसे बनेगा, तो पता ही नहीं चल रहा। तो एक टीचर का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होता है कि अगर हम लोग एक टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक से एसोसिएटेड क्या क्या क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाए, हम लोग वो चीज़ मार्क करा के देते हैं। हम लोग इसलिए तो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जैसे तुम लोग एक चीज़ देखता है तुम्हारे बैच में 6 लोग हैं, हम लोग चाहते तो बोलते कि ऑनलाइन में हम लोग इतना सारा लेक्चर डाल रखे हैं उसको देखो और डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, या डाउट दे देंगे। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग लगातार टाइम दे रहे हैं, हम लोग के लिए भी एफर्ट कम होता है, हम लोग लेक्चर जो पहले बैच में दिए हैं वही लेक्चर तुमको दिखा दे, काम हो जाता हम लोग का। लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि
वो ऑनलाइन लेक्चर देखना मतलब बहुत ही एफर्ट का वेस्टेज है, तुम्हारे लिए भी टाइम का खराबी है। और एक बार ये टाइम निकल गया ना, ऑलरेडी तुम लोग मतलब अगस्त में एडमिशन लिया है, तुम्हारा टाइम ऑलरेडी 3-4 महीने का निकल गया है, ये टाइम निकल जाएगा तो फिर वापस से इस चीज़ को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब नॉर्मली हम सजेशन देंगे कि जो भी होमवर्क दें उसको बहुत अच्छे से ट्राई करो, धीरे 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 रिदम रिदम बनता जाएगा। 2 साल में खुद ही तुमको लगेगा कि हम लोग का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया है, और तुमको आजू बाजू वालों का सब्जेक्ट खराब दिखाई देगा। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना, बेहिचक डाउट पूछना, कैसा भी डाउट हो, कितना भी घटिया डाउट हो। एक बार जब पहली बार पूछेंगे ना तो डर लगेगा कि पूछेंगे सर डांट देंगे, तो बहुत घटिया डाउट होगा तो हम डांटेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जब ये सवाल पूछेंगे, दूसरी बार पूछेंगे, तो उसके बाद तुम्हारा हेजिटेशन दूर हो जाएगा। तुम कह रहे हैं सवाल पूछना, अच्छा सर ये वाला सवाल नहीं बना, सर ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा सर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे आंसर तक जा सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक सीखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का पार्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन के हिसाब से काम करना। अगर डायरेक्टली बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करो। फिर आंसर निकालने के बाद आंसर देखो, आंसर नहीं आ रहा तो भी आंसर देखो, और वो आंसर अगर सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो क्या गलती हुआ, और अगर आंसर से हम लोग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ सोचने की कोशिश करो। इतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना क्वेश्चन में। बोलते जाओ, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में अगर कोई डाउट है तो A1 में, A3 में कोई डाउट है तो पूछते जाओ, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछते जाओ। A6। A6 क्वेश्चन नंबर A6 वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द एबव स्ट्रक्चर। तो 1, 2 एंड 3 हैव CnH2n-2 जनरल फार्मूला। तो जैसे 10th क्लास में ये चीज़ सुना होगा, CnH2n-2, ये किसका जनरल फार्मूला होता है इन जनरल? अल्काइन। अल्काइन का। तो जैसे एक चीज़ अभी तो मालूम पड़ गया है तुम लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, कि अल्काइन वाले पार्ट में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो वैसे जो भी कंपाउंड्स है जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, वहाँ का फॉर्मूला इसी तरीके का रहेगा। तो जैसे पहले वाले केस में एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा, तो इसका मतलब पहले वाले केस में तो ये फॉर्मूला रहेगा। दूसरे वाले केस में भी 2 पाई बॉन्ड है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर है। इसमें भी अल्काइन के जैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक अल्काइन हो या 2 अल्कीन हो या रिंग वाला पार्ट हो, सब में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा, सब में यही जनरल फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला यही रहेगा। और थर्ड में एक रिंग मतलब एक अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड मतलब दूसरा अनसैचुरेशन, तो यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 2 है, इसका मतलब यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला यही होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सवाल में पूछा है इनकरेक्ट, इसका मतलब ये सही होते हुए भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में 1, 2 एंड 3 हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्लास 9th में सुना होगा तुम लोगों ने। हम लोग का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे C6H6 हो गया, तो इसमें एटम्स के नंबर को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, जैसे 6 से डिवाइड करेंगे अगर तो CH, इस चीज़ को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। मान लो ऐसा दे रखा C6H12O6, तो यहाँ 6 से अगर डिवाइड किए तो CH2O, ये अपना एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। मान लो ऐसा दे रखा C5, एक मिनट, C5H10, या फिर हाँ चलो ठीक है, C5H10O5, मान लो ऐसा फार्मूला दे रखा है, या O10 ले लेते हैं। तो इस केस में सी, ऑल्दो ऐसा फार्मूला बनाया नहीं जा सकता है, ऐसा कर देते हैं C10H10O10। इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग का 10 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा रखा होता सवाल C4H12 और Cl2, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन कौन सा पार्ट है, तो 2 है, इसे डिवीजन कर सकते हैं। तो जब 2 से डिवीजन करेंगे तो C2H6Cl, ये अपना सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आ गया। इस चीज़ को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि हर एक कंपाउंड वाले पार्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसिडर करें हम लोग, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट 1, 2, 3, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, C8 दे रखा। दूसरे वाले केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 कार्बन दे रखा। और थर्ड वाले केस में टोटल एक हेक्सागन है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है, और उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में 2 कार्बन दे रखा। तो 6 + 2 8, इसका मतलब यहाँ पे भी 8 कार्बन दे रखा। तो अपने तीनों कंपाउंड में 8 कार्बन है, पहला चीज। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कंपाउंड में कार्बन सेम है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है तो हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट सेम होगा।
तो पहले वाले केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 था, दूसरे वाले केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, थर्ड में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। तो हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट सेम होगा, हमको मतलब नहीं कि हाइड्रोजन कितना है, बट जितना भी होगा, अगर पहले वाले केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट मान लो इस जनरल फॉर्मूले पे पुट करते तो 14 होना चाहिए। तो पहले में अगर 14 है तो दूसरे में भी 14 ही होगा, काउंट करके भी देख सकते हैं, और तीसरे में भी 14 ही होगा। अगर मेन एटम सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट सेम होता है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है वहाँ पे। तो इस केस में तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो जब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो सिंपलेस्ट रेशियो भी सेम होगा, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। तो सेम एम्पिरिकल फार्मूला मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। 1 2 आर आइडेंटिकल एंड होमोलोग्स ऑफ कंपाउंड 3। तो जैसे इसको हम छोड़ते हैं, पहले डी वाले पार्ट पे आता है। 1 2 एंड 3 हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन सी। इसमें ये वर्ड कभी सुना है क्या खुशी, होमोलोग? कहीं भी सुना है क्या? यस सर। 10th क्लास में सुना था होमोलोगस सीरीज, है ना? यस सर। होमोलोगस सीरीज में ऐसा बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, पहला चीज, और दूसरा एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और एक एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्काइन है, यहाँ पे अल्कीन है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम नहीं है तो हम लोग होमोलोग्स नहीं बोल सकते। और दूसरा एक और चीज, 1 and 2 आर आइडेंटिकल। एक जगह अल्काइन है हम लोग के पास और एक जगह डाईइन, मतलब दो अल्कीन है, तो अल्काइन और अल्कीन सेम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो होमोलोग्स का भी सवाल नहीं होता है, CH2 का डिफरेंस होना जरूरी है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही अपना आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में। समझ आया? और कोई डाउट A6 के बाद? बोलते जाओ भाई, और कोई डाउट A6 के बाद? C4। C4, क्वेश्चन नंबर C4 वाले पार्ट में, a student named a certain compound 2,3-dimethylbutane, its correct IUPAC name is। एक मिनट रुक जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर C4 वाले पार्ट में, स्टूडेंट नेम्ड अ सर्टेन कंपाउंड एज 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। कोई एक कंपाउंड का नाम 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन बोला, और इट्स करेक्ट IUPAC नेम इज। तो जैसे इस तरह का एक जब सवाल देगा कि एक करेक्ट नाम मतलब पूछा है और सवाल में एक नाम दे रखा है, तो नॉर्मली एक काम करना, जो भी कंपाउंड का नाम दे रखा उस नाम से स्ट्रक्चर बनाना। तो जैसे 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन अगर बनाए, तो इसका मतलब है ब्यूटेन के लिए सबसे पहले जो हम लोग का पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन ब्यूटेन से दिख रहा है हम लोगों को, तो इस केस में 4 का कार्बन चेन पेरेंट चेन बना दिया, पहला चीज। और सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे इथाइल ग्रुप है, तो सेकेंड पोजिशन पे हम लोग इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं और थर्ड पोजिशन पे भी इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर तो बन गया। लेकिन इस चीज़ सोच के देखो कि अगर ये कंपाउंड तुम्हारे सामने दिया रहता है, इस चीज़ को हम दूसरे साइड में लिख रहे हैं, एक मिनट। मान लो इस कंपाउंड को साइड में लिखते हैं, 2,3 डाईइथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनाया, सेकेंड पोजिशन और थर्ड पोजिशन पे इथाइल ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे सामने ये सवाल दे रखा होता है, इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करो, तो अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखा करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला पार्ट यहाँ से कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको तो ये दिख रहा है, अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 3 4 5 6, 6 का कार्बन चेन है। इसका मतलब हम लोग का नाम हेक्सेन होना चाहिए था, मतलब जो सवाल सॉल्व किया है ये स्टूडेंट, वो गलत सॉल्व किया है, इसको पेरेंट चेन मान लिया और ऊपर वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर दे दिया, जो कि गलत तरीका था। तो ठीक है, अगर माना भी था तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग ब्यूटेन बनाए पहले, उसके ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगाए, फिर उसका सही नोमेनक्लेचर देना शुरू किए, तो ये हम लोग का पेरेंट चेन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, ये अपना साइड चेन हो गया।
तो जब नंबरिंग करेंगे तो किसी भी साइड से नंबरिंग करके देखो सेम चीज़ है। जैसे लास्ट क्लास में उससे पहले बताया था, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, दो इक्वल डिवीजन अगर होता है कंपाउंड का तो हम लोग टर्म यूज़ किया करते हैं सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल डिवीजन है तो बड़ा आसान होता है। सिमेट्रिकल डिवीजन में नंबरिंग किसी भी साइड से शुरू करो सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा। तो यहाँ 20 से डिवीजन करने पे दो इक्वल पार्ट मिल रहा, तो सिमेट्रिकल डिवीजन है, कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग का 6 का कार्बन चेन है मतलब हेक्सेन वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसके थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे हम लोग के पास डाई मिथाइल होना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर में 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने आंसर में कौन सा क्या लिखे थे, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन ऑप्शन बी वाला पार्ट का आंसर दिख रहा है, आंसर बी होना चाहिए। और कोई डाउट क्वेश्चन में? C4 के बाद C6 कौन सा? C6 E6, E6, ई होमवर्क दिए थे? C अच्छा C6। क्वेश्चन नंबर C6 वाले पार्ट में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी। तो पहले तो हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तुम लोग को बोला भी था कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो हम पहले तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे कंपाउंड में ब्रैकेट में CH3 होल ट्वाइस दे रखा है इस कार्बन के ऊपर। तो एक कार्बन है जिसके ऊपर दो CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पे एक CH3, दूसरा एक और CH3 बना दिया। उसके अलावा इसी कार्बन पे ब्रैकेट में C2H5 भी दे रखा है, CH2CH3। इसका मतलब अभी हम लोग के इसी कार्बन पे दो तो हम लोग के पास CH3 हो गया था, बट इसी कार्बन पे एक और C2H5 है, बेसिकली CH2CH3 ये चीज़ दे रखा। तो ओवरऑल इस चीज़ को C2H5 बोल सकते हैं। अब इस कार्बन पे कोई और स्कोप नहीं है तो बगल वाले कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट वाला दोनों पार्ट अपने से बाजू वाले कार्बन पे चला गया, पहला चीज। उसके बाद बगल वाले कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, फिर उसके जस्ट आगे वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब कार्बन का दो ही बॉन्ड कवर हुआ है। क्लोरीन ब्रैकेट में दे रखा तो ये क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, पहला चीज। उसके अलावा फिर यहाँ पे CH3 वाला पार्ट, तो उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे आराम से CH3 डाल सकते हैं। ये अपना स्ट्रक्चर निकल गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग अगर यहाँ से चेन सेलेक्ट करें तो देख के मालूम पड़ रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। और भी चेन की पॉसिबिलिटीज है लेकिन यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस साइड से जाने पे, जैसे एक बार कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो हम लोग का ये तीन पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है। जिस साइड से जाने पे हम लोग को पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा हो, नंबरिंग हम लोग उसी साइड से शुरू करेंगे। तो इस साइड से सेकंड नंबर पे क्लोरीन मिल रहा, जबकि लेफ्ट साइड से जाने पे थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। मतलब यहाँ से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 फिर 4 5 6, 6 का कार्बन चेन अपने पास। अगर 6 का कार्बन चेन है इसका मतलब नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन का नाम हेक्सेन हो जाएगा, सबसे पहला चीज। हेक्सेन के अलावा सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो टू पोजीशन पे क्लोरो लिख सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे दो बार मिथाइल है तो 4,4 डाई मिथाइल लिख सकते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में। तो अपने नोमेनक्लेचर में पहले हम लोगों का C वाला पार्ट आएगा और डाई मिथाइल का M वाला पार्ट आएगा। तो टू क्लोरो को पहले रखेंगे, डाई मिथाइल को बाद में रखेंगे। तो वहां से 2 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन नोमेनक्लेचर में यूज कर सकते हैं। 2 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पे पहले तो जैसे एक चीज देखना, अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी उस क्वेश्चन वाले पार्ट का पूरा आंसर नहीं बनाएंगे जैसा हम आंसर बनाए थे यहाँ पे। जैसे एक चीज हम ये देखें कि इस क्वेश्चन के आंसरिंग के टाइम पे हम लोग का जो पेरेंट चेन है वो 6 का है। तो चारों ऑप्शन देखना शुरू करो, चारों ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन वाले पार्ट में हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट 6 का है, हेक्सेन दे रखा। दूसरे ऑप्शन में पेंटेन है, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन में पेंटेन है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्पेसिफिकली नोमेनक्लेचर का ऑप्शन पे नजर रखो। तो बी और सी ऑप्शन तो खत्म हो गया, यहाँ पे भी हेक्सेन है, यहाँ पे भी हेक्सेन है। इसके अलावा हम लोगों का नंबरिंग जैसे ही किए तो दिखा टू पोजीशन में क्लोरो है, तो 2 क्लोरो हम लोग को डी ऑप्शन में मिल रहा, जबकि पहले में 5 क्लोरो है। तो ये आंसर वैसे भी गलत हो गया। तो पूरा नाम क्यों लिखे जब हम पार्ट बाय पार्ट काम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस केस में हेक्सेन से और 2 क्लोरो से हम लोग का नोमेनक्लेचर आराम से डी निकल के आ गया और वही अपना आंसर भी निकल के आया था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने का ध्यान रखो, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। और कोई डाउट?
सर इसमें डायरेक्टली 4,4 ना लिख के 4 डाइमिथाइल हेक्सेन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि डाई मिथाइल में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल तो 4th पोजीशन पे है, दूसरा मिथाइल कहाँ पे है, ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए लिखना जरूरी होता है। ठीक है, और जैसे मान लो कि नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4th पोजीशन पे मिथाइल ना होकर कहीं और होता तो लिखते। मान लो ऐसा होता कि 4th पोजीशन और 5th पोजीशन पे मिथाइल होता, तब तो लिखना पड़ता। तो जब लिखना पड़ेगा तो हम लोग केवल एक सिनेरियो के लिए कि एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप हो, उसके लिए हम लोग क्यों कन्वेंशन चेंज करें। जब हर जगह के लिए लिख ही रहे हैं डिफरेंट कार्बन के लिए, तो चलो वहां पे भी लिख ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखने के हैबिट में ही रखा जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक बार देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हम लोग डिस्कस किए थे। नोमेनक्लेचर के अल्केन वाले पार्ट में हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों डिस्कस कर चुके थे। ओके, फिर आज हम लोगों को नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अल्कीन का नोमेनक्लेचर करना है। अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो, एक मिनट, कॉपी में हेडिंग नोट कर लो, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। nomenclature of alkene and alkyne। ऑल्दो इसमें एक ही लेक्चर होगा, इसी में काम कंप्लीट हो जाएगा अपना अल्कीन अल्काइन का। और थोड़ा सिंपल टाइप का नोमेनक्लेचर है, ऑल्दो इसमें एक नंबरिंग का पार्ट है जिसका हम लोग को रूल थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना होता है, अदरवाइज नोमेनक्लेचर सिंपल सा है। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे पहला काम नोमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड को देख के हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए, फिर हम लोग नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी काम करते हैं। तो जैसे हम लोगों का सबसे पहला जो रूल होगा अल्कीन और अल्काइन वाले पार्ट में, वहाँ पे एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, जब हम लोग अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन जनरल हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अनसैचुरेशन। मतलब ये जो अल्कीन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या अल्काइन है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस पूरे पार्ट को एक सिंगल यूनिट अनसैचुरेशन के नाम से बोला जाता है। मतलब जब भी हम कभी अनसैचुरेशन बोलेंगे तो अनसैचुरेशन मतलब ये नहीं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि यहाँ पे हम लोग का एक अनसैचुरेशन है या 2 अनसैचुरेशन है, ये नहीं। अनसैचुरेशन मतलब ये अनसैचुरेशन का यूनिट, चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो अल्काइन हो, अनसैचुरेशन का यूनिट हम लोग केवल इस चीज़ को मेंशन करते हुए चलेंगे। तो हम लोग के कंपाउंड वाले पार्ट में अल्कीन हो या अल्काइन हो, हम लोग ये अनसैचुरेशन के यूनिट को मेंशन करते हुए हमेशा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे हम लोग जब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्काइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग केवल अल्कीन या अल्काइन वर्ड मेंशन नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग इन जनरल वर्ड अनसैचुरेशन मेंशन किया करते हैं। और जब भी कभी वर्ड करेंगे अनसैचुरेशन, तो ये भूल जाना कि अल्कीन देखना है कि अल्काइन, बस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला पार्ट कहाँ कहाँ पे, ये चीज़ देखना है। सबसे पहला पार्ट जो अपने को इसमें फॉलो करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो अपने कॉपी में नोट कर लेना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और कॉपी में जब बोलेंगे नोट करना है तो इसका मतलब कॉपी में नोट करना है। अभी रिसेंटली मालूम पड़ा कि स्टूडेंट एक है जो स्क्रीनशॉट ले लिया करता है और बाद में लिखता है, या फिर पीडीएफ से बाद में लिखता है। तो ये सब काम मत करना, जब टाइम दे रहा है लिखने का तो यहीं पे लिख लो, जितना स्ट्रेस लेना है सब एक ही बार में ले लो क्लास में। बाद में वापस से पहले एक बार यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे, फिर बाद में पीडीएफ नोट करने के लिए स्क्रीन देखेंगे, उतना हेडेक नहीं लेना है, नोट करते जाना है यहाँ पे नोट्स में। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहला पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखा करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट को प्रेफर करेंगे। सबसे ये पहले अल्कीन का है। अल्कीन अल्काइन दोनों का एक ही साथ होता है। अल्कीन अल्काइन बेसिकली नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेशन होता है, उसमें अल्कीन अल्काइन से मतलब नहीं होता हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो अल्काइन हो, कितने वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की यूनिट है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे, सबसे पहला पार्ट। इसके बाद अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे अल्केन के नोमेनक्लेचर में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखा, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट से फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे गए, इस तरीके से हम लोग रूल्स को डिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करते हैं। वैसे एक चीज़ देखना, जैसे
चलो पहले इस तीनों को लिख लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पहले ये पॉइंट्स लिखते जाओ। नोट करो पहले इस चीज को। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को कंसिडर करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो जिस कार्बन चेन में सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन मिलेगा, और डबल बॉन्ड ट्रिपल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मत देखना, जितने ज्यादा अनसैचुरेशन वाले यूनिट्स मिलेंगे, चाहे वो अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, बट ओवरऑल एक सिंगल सिंगल यूनिट कितने ज्यादा मिल रहे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। अगर दो कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, तब उसके बाद फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट पे जाएंगे। मतलब अगर हम लोगों का अनसैचुरेशन वाला पार्ट सेम निकल के आएगा, तो फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट पे आराम से जा सकते हैं, सेकेंड पार्ट होगा। अगर ये भी सेम है, तो फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे। इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब पहले अनसैचुरेशन चेक करो, जिस चेन में मैक्सिमम अनसैचुरेशन हो, पहला पार्ट। अगर अनसैचुरेशन सेम निकल के आ गया, तो फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे, सेकंड पार्ट। अगर वो भी सेम निकल के आ गया, तो फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे, थर्ड पार्ट। अगर दो चेन में सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर निकल के आ गया, तो फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। अगर अनसैचुरेशन का पोजीशन सेम है, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखो। फिर अगर वो भी सेम है, तो सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ऑल्दो हम लोग को चौथे और पांचवें पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन केस अगर जरूरत पड़ा तो आराम से वहां तक जा सकते हैं। मतलब हम लोग अगर अल्केन का नोमेनक्लेचर देखे, तो अल्केन में हम लोग बोले थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अगर इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिए थे। ये सारा चीज सेम है, केवल अनसैचुरेशन वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गया। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे इसके जस्ट अगले टॉपिक में, तो उसमें इस सारे रूल्स के ऊपर फंक्शनल ग्रुप का एक एक्स्ट्रा रूल ऐड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। और अभी तुम लोग को ये चीज जो बता रहे हैं, ये तक सीखने की चीज है। उसके बाद तुमको अब सीखना नहीं पड़ेगा, उसके बाद बस रूल्स बोलेंगे और तुम्हारा आंसर आता चला जाएगा, क्योंकि तुमको समझ में आ गया है अब तक कि कैसे कार्बन चेन डिसाइड करना है और नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग को थोड़ा बेसिकली ध्यान रखना होता है। ये सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग आराम से ये पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लो हम लोग का ये कंपाउंड दे रखा, और बोला इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो सबसे पहला चीज़ ये कि कितने पेरेंट चेन हम ये देख लेते हैं। तो एक तो पेरेंट चेन ये हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक सेकंड पेरेंट चेन ये हो गया, तीसरा यहाँ से यहाँ तक थर्ड पेरेंट चेन वाला पार्ट ये हो गया, और चौथा इन दोनों को मिला के हो गया। और इन चारों में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वन होगा, क्योंकि वन वाले पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट में 4 तो यहाँ हो गया, और नीचे 2 6 कार्बन है। कार्बन चेन 3 वाले पार्ट में भी 4 और 2 6 कार्बन ही निकल के आ रहा, और कार्बन चेन 4 वाले पार्ट में 3 और 3 6 कार्बन निकल के आ रहा। इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 8 मेंबर्ड रिंग है। लेकिन हम लोग का अनसैचुरेशन कवर होने का मतलब है कि बेसिकली जब हम लोग कार्बन चेन सेलेक्ट किए, तो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट उस कार्बन चेन का पार्ट होना चाहिए। तो हम लोग का जो कार्बन चेन 4 वाला पार्ट था, उस कार्बन चेन 4 में हम लोग का दोनों अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। हम लोग का एक अनसैचुरेशन यूनिट यहाँ दे रखा, दूसरा अनसैचुरेशन यूनिट यहाँ दे रखा। तो अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का चेन लेते हैं कार्बन चेन 4, तो वो दोनों अनसैचुरेशन उस चेन का पार्ट बना हुआ है। 1 में वो दोनों अनसैचुरेशन कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं था, 2 में एक पार्ट इन्वॉल्व है, 3 में एक पार्ट इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा।
तो हम लोग जब पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो पहले मैक्सिमम उस चेन को देखेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है। तो 1 में तो एक भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने के बाद भी ये पेरेंट चेन नहीं होगा। 2 में एक अनसैचुरेशन है, थर्ड वाले पार्ट में एक अनसैचुरेशन है, जबकि फोर्थ वाले पार्ट में 2 अनसैचुरेशन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फोर्थ में है, इसका मतलब फोर्थ वाला पार्ट ही अपना पेरेंट चेन निकल के आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये फोर्थ वाला पार्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन का पार्ट हो गया। नोट कर लो इस चीज़ को, अगर इसमें कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इसके सेकेंड वाले पार्ट में चलेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन की बात करते हैं। हेडिंग डाल दो, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। चलो ध्यान दो, जब हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन करते हैं तो इसमें एक नया रूल है। जैसे इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जिस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिलता हो, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पार्ट ऐड अप करते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग डाल दो। सबसे पहला पार्ट नंबरिंग में जो हम लोग फॉलो करेंगे रूल के लिए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या होता है इसका मतलब समझा रहे हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, सबसे पहले हम लोग इस रूल की बात करेंगे। इससे अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे तब उस केस में फिर हम लोग आराम से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जाएंगे। अगर इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे तब उस केस में हम लोग आराम से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर जा सकते हैं। तो ये चीज़ तुम लोग को ध्यान होगा कि हम लोग के अल्केन में भी नोमेनक्लेचर के लिए जब नंबरिंग करते थे तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब उसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में पहला सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं कर सकते, नेक्स्ट पे जाओ उससे डिसाइड नहीं कर सकते, उसके नेक्स्ट पे जाओ, वो चलता जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले रहे थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग पहले अनसैचुरेशन को कंसिडर करेंगे। अनसैचुरेशन का मतलब है अगर अल्कीन होता है तो इन वर्ड यूज़ करते हैं, अगर अल्काइन होता है तो आइन वर्ड यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, फिर उसके बाद वाई वाला पार्ट आता है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अनसैचुरेशन के हिसाब से काम करना है, पहले तो अनसैचुरेशन के हिसाब से काम करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। तो इस केस में अगर अनसैचुरेशन में अल्कीन है तो उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ई से शुरू होगा, और अल्काइन है तो उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाई से शुरू होगा। तो हम लोग फिर अल्कीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन ये तब होगा जब हम लोग का ये सब रूल फेल कर जाता है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी पहले रूल का मतलब क्या है एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। यार इस साल बोकारो में ना बहुत बारिश हुआ है। इस बार गर्मी में भी चादर ओढ़ने का जरूरत पड़ गया। मतलब अभी तक हम लोग का चादर अंदर नहीं गया है, और अब तो मौसम भी अगस्त आ गया है, खत्म ही होने वाला है सितंबर से, तो फिर तो हो गया ठंडा शुरू सितंबर अक्टूबर से। मजा ही आ गया इस बार तो। और आज भी बारिश ही हो रहा है। चलो ध्यान दो, हम लोग सबसे पहले तो इस चीज की बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। जैसे इसमें करना क्या होता है, हम इस चीज की डिस्कशन करते हैं। मान लो ये कार्बन चेन वाला पार्ट दे रखा, और मालूम है कि यही पेरेंट चेन है अपना, ठीक है। तो इस केस में
लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन टूल के हिसाब से ऐसा कुछ होता है कि अगर इस कार्बन चेन का हम लोग नंबरिंग करें, तो नंबरिंग करने के लिए अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। हम लोग के पास दो कार्बन चेन का एंड है, तो हम लोग लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर राइट से लेफ्ट भी नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से दोनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन टूल बेसिकली ये बोलता है कि हम लोग कोई भी एक डायरेक्शन फॉलो करें, तो हम लोग का पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है, वो पोजीशन अपने को देखना है। और पोजीशन देखने का मतलब पाई बॉन्ड किस कार्बन के ऊपर है ये चीज़ देखना है। तो उसमें 1 और 2 दोनों नहीं लिखना है अगर ब्लू वाले को फॉलो कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से जाने पे सबसे पहले किस कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये जो पहला डबल बॉन्ड है ये हम लोग को कार्बन नंबर 1 पे मिल रहा, तो हम लोग पहले पाई बॉन्ड का पोजीशन 1 रखेंगे। दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 3 पे मिल रहा, तो दूसरे का पोजीशन हम लोग 3rd रखेंगे। और तीसरा पाई बॉन्ड 7th पे मिल रहा, तो 3rd वाले पोजीशन पे हम लोग 7th वाले पार्ट को रखेंगे। तो अपने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन टूल के हिसाब से अगर ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करे, तो हम लोग को 1, 3 और 7 पोजीशन आया। इन तीनों को एडअप कर लो। जब तीनों को एडअप करेंगे तो टोटल वैल्यू हम लोग का 11 के बराबर आ रहा। तो अपने नोमेनक्लेचर में 1 + 3 + 7 वैल्यू अपना 11 के बराबर आया, ऐसा मेंशन कर दिए। अगर वाइट वाले पार्ट को फॉलो करते, मतलब लेफ्ट साइड से जाते, तो इस केस में सबसे पहला पाई बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ रहा, लिख लिया। उसके बाद अगला पाई बॉन्ड हम लोग को कार्बन नंबर 5 पे दिख रहा, तो यहाँ पे 5 मेंशन कर लिया। उसके बाद अगला पाई बॉन्ड वाला पार्ट कार्बन नंबर 7 पे मिल रहा, तो 1 + 5 + 7, यहाँ से अपना वैल्यू आ जा रहा है 13 के बराबर। और नाम में हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं लोएस्ट, तो लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो ये ब्लू वाला पार्ट। तो जिस साइड से, और इसमें करना पड़ेगा, मतलब अगर अपना एक पाई बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पाई बॉन्ड में जिस साइड से पाई बॉन्ड पहले आए काम हो जाएगा। बट अगर दो या दो से ज़्यादा पाई बॉन्ड है, तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल में हर एक पाई बॉन्ड के पोजीशन को एडअप करना पड़ेगा दोनों साइड से नंबरिंग करके। कौन सा नंबरिंग सही है नहीं मालूम, बट दोनों साइड से नंबरिंग करो। और जिस साइड से नंबरिंग करने के बाद सारे पाई बॉन्ड्स के पोजीशन को एडअप करने पे हम लोग का लोएस्ट वैल्यू आ रहा, हम लोग उसको नंबरिंग के लिए सही मानेंगे, दूसरे वाले पार्ट को नंबरिंग के लिए गलत मानेंगे। इसका मतलब अपना नंबरिंग ऊपर वाला पार्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अगर इस पार्टिकुलर पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। सर ये रूल बोलता क्या है एक्चुअली? ये रूल बेसिकली यही बोलता है, जैसे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तो लोकेंट वाला पार्ट मतलब ये डबल बॉन्ड का जो लोकेशन है, तो हम लोग उसमें सारे लोकेशंस को एडअप करके लोएस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से हम लोग रूल निकाले हैं। ठीक है, तो रूल में कोई ऐसा मतलब वर्बल लैंग्वेज लिखाने का कोई सेंस नहीं है। लैंग्वेज लिखा सकते हैं कि जितने भी लोकेशंस ऑफ पाई बॉन्ड है, उन सारे लोकेशंस को हम लोग उन सारे लोकेशंस का समेशन किए, और जिस समेशन में लोएस्ट वैल्यू आया वो हम लोग का ये नंबरिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा, वो साइड से नंबरिंग वाला पार्ट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में रूल लिखाने का कोई वर्बल सेंस नहीं है यहाँ पे। चलो, अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग आराम से कुछ और पार्ट पे जाते हैं जिनका ध्यान रखना होगा। जैसे जनरल रूल्स में हम लोग को क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग अल्कीन की बात करते थे, तो हम लोग का सफिक्स वाला पार्ट एन लगता था। तो अगर हम लोगों का अल्कीन है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला पार्ट है, तो अल्कीन वाले पार्ट में हम लोग का जो सफिक्स होगा, ये सफिक्स वाला पार्ट हम लोग आराम से ईन लगा सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, अगर हम लोग का अल्काइन वाला पार्ट है यूनिट में, तो अल्काइन वाले पार्ट में सफिक्स हम लोग आराम से आइन लगा सकते हैं। बट अगर मान लो कि कंपाउंड के अंदर अल्कीन प्लस अल्काइन दोनों है, हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तब इस केस में क्या करेंगे, तो अल्कीन का ईन होगा और अल्काइन का आइन होगा, तो हम लोग नोमेनक्लेचर में इन आइन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। पहले ईन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे, बट ये
पार्ट आराम से लिख सकते हैं E9 कंप्लीटली। नोट कर लो इस चीज को, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करें तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इन, आइन, etc, in, ein, etc are always written along with their positions, are always written along with their positions। जैसे हम लोग 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो इस टाइप से लिख रहे थे, तो अल्कीन में भी ऐसे ही नोमेनक्लेचर लिखना होता है। मान लो पोजीशन लिखा और पोजीशन के बाद इन लिखा, तो जैसे मान लो हम लोग ऐसा लिखना था पेंट टू इन, तो हम लोग पेंट के बाद पोजीशन रखे तब उसके बाद इन वाला पार्ट। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर में हम लोग को पोजीशन ध्यान रखते हुए काम करना है। अब मान लो इनाइन है, तो इनाइन में इन का भी पोजीशन लिखना होगा, आइन का भी पोजीशन लिखना होगा। तो इन के आगे भी पोजीशन और आइन के आगे भी हम लोग यहाँ पे पोजीशन मेंशन करते हुए काम करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ अनसैचुरेशन या ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सर वहाँ क्या लिखे सर, पेन टू एन के बाद? वो कुछ नहीं लिखे, वो समझा रहे थे केवल। ठीक है सर। In case of repetition of double bond or triple bond, ditetratetra is used जैसे अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो डाई इन लगाएंगे हम लोग, अगर 3 डबल बॉन्ड होगा तो उस केस में ट्राई इन लगाएंगे, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाई आइन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। बट एक चीज का यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, इसी के जस्ट नीचे मेंशन कर लेना, इस चीज का ध्यान रखना है अलग से। नोट करो पहले ऊपर वाले पार्ट को। और इसके नीचे पॉइंट स्टार मार्क कर लेना। If ditetratetra are used, if ditetratetra are used, then add a after the word root. Then add a after the word root. अगर हम लोग का डाई ट्राइटेट्रा यूज करेंगे तो हम लोग वर्ड रूट के आगे ए वर्ड ऐड कर देंगे। जैसे मान लो कि हेक्स अगर वर्ड है 6 के कार्बन चेन के लिए और यहाँ पे डाई इन लगाना है, तो इस केस में पोजीशन तो रहेगा अपना डाई इन वाले पार्ट का कुछ भी पोजीशन रहेगा, बट अगर डाई इन लगा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। हेक्सा डाई इन, हेक्स डाई इन नहीं रहेगा, हेक्सा डाई इन या हेक्सा डाई आइन, हेक्सा ट्राई इन, इस टाइप का वर्ड हम लोग मेंशन करते हुए काम करते हैं। तो अगर डाई ट्राइटेट्रा यूज करेंगे हम लोग अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में, तो हम लोग वर्ड रूट के आगे ये ए वाले पार्ट को ऐड करके काम करते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। बाकी अल्केन का जो रूल्स था कि सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखेंगे विद देयर पोजीशन, वो सब तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। एग्जांपल्स वाले पार्ट पे आते हैं तो एग्जांपल्स तुम लोग को एक एक करके सब तरह का मेंशन करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नोट करना, राइट द IUPAC nomenclature। Write the IUPAC nomenclature। जैसे मान लो सबसे पहले तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल कराते हैं। मान लो इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एक ही कार्बन चेन दिख रहा, आसानी से काम हो गया। फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे, तो एक ही अगर डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड में जिस साइड से जाने पे डबल बॉन्ड पहले मिले काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट सेट का कोई सेंस नहीं है। तो यही पेरेंट चेन है, लेफ्ट साइड से कर्न पे
फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है जबकि राइट साइड पे थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहीं से नंबरिंग करेंगे तो आराम से 1 2 3 4 मेंशन कर सकते हैं। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, तो नोमेनक्लेचर सीधा कर सकते हैं। 4 का कार्बन चेन, तो वर्ड रूट ब्यूट हो गया। ब्यूट वाले पार्ट में हम लोग के फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन मेंशन कर सकते हैं, या इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका होता है 1 ब्यूटीन। बट 1 ब्यूटीन थोड़ा पुराना कन्वेंशन है, यही आदत डालना। ये जो चीज़ है ये ज़्यादा बेटर कन्वेंशन है, ब्यूट 1 इन। ये आगे जाने के बाद जब सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। दोनों तरीका फॉलो कर सकते हैं, 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो एग्जाम्पल। चलो सेकंड वाले एग्जांपल पे आते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस वाले पार्ट में अपने को नोमेनक्लेचर करना है। तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करें तो एक ही पेरेंट चेन दिख रहा है, तो पेरेंट चेन तो आसानी से पता चल गया। अब नंबरिंग करते हैं, तो जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, राइट साइड से नंबरिंग करने पे भी थर्ड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इस केस में जैसे एक चीज़ है कि जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है वो एक ही है, तो किसी भी साइड से नंबरिंग करते वक्त जिस साइड से वो डबल बॉन्ड पहले मिलेगा वो नंबरिंग कर सकते थे। और अगर उससे डिसाइड नहीं कर पाए तो हम लोग अगले रूल पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे, जो कि दिख नहीं रहा। उसके अगले रूल पे जाएंगे हम लोग ये पोजीशन वाले पार्ट पे, वो तो खैर हम लोग फॉलो कर ही चुके। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड अगर बी से डिवाइड किए तो दो एग्जैक्टली इक्वल पार्ट मिल रहा है, एक तरफ 3 कार्बन विथ आधा डबल बॉन्ड, दूसरी तरफ 3 कार्बन विथ आधा डबल बॉन्ड। तो अगर हम लोग का सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम लोग का इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में किसी भी साइड से नंबरिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नंबरिंग कर सकते हैं। 6 का कार्बन चेन है तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में वर्ड रूट हेक्स, और हेक्स वाले पार्ट के थर्ड पोजीशन पे इन है तो हेक्स 3 इन, या फिर इसी चीज़ के नोमेनक्लेचर में हम लोग 3 हेक्सीन वर्ड भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी पार्ट फॉलो कर लो, अभी के लिए ठीक है, बट पहले पार्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से फॉलो कर सकते हैं हम लोग। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से नोट करो। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी बनाया है। चलो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो पेरेंट चेन वाला पार्ट तो एक ही दिख रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया है, काम हो गया। जब नंबरिंग करना है तो अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हम लोग को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक नंबरिंग ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा राइट साइड से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं तो इसके नंबरिंग वाले पार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ऊपर वाले साइड में, तो ऊपर वाले साइड में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 1 + 3 लिख सकते हैं, मतलब 4। और जब नीचे वाले साइड पे जाएंगे तो उस केस में फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सिक्स पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 4 + 6, इसका मतलब 10। तो लोएस्ट सेट, मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू है वो अपना लोएस्ट सेट निकल के आ गया। इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट को नंबरिंग में फॉलो करेंगे, नीचे वाले पार्ट को नंबरिंग में फॉलो हम लोग नहीं करेंगे। तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, नंबरिंग डिसाइड हो गया। अब पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है ये सारा का सारा पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो जैसे पहले बोला था नोमेनक्लेचर वैसे ही करना है कि हम लोगों का टोटल 7 का कार्बन चेन है। इसका मतलब पहले वर्ड रूट लिखा हेप्ट,
हेप्ट वाले पार्ट में 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन होगा, लेकिन जब डाई इन ट्राई इन होता है तो वर्ड रूट के आगे ए लगाते हैं, तो हेप्टा हो गया। हेप्टा में दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, मतलब 1,3, और उसके बाद डाई इन लगा सकते हैं। जैसे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मेंशन करते थे, वैसे यहाँ पे 2 अनसैचुरेशन का भी पोजीशन मेंशन करना है। तो हेप्टा 1,3 डाई इन, और इसके बाद हम लोग के सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है और एक ही ब्रोमीन है कंपाउंड में, तो सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो डाल दिया। उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे हम लोग के क्लोरीन है, सिक्स पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 3 और 6 दोनों पोजीशन में क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो वर्ड मेंशन कर दिया। और अल्फाबेटिकली हम लोग के ब्रोमो का बी पहले जाएगा और क्लोरो का सी बाद में जाएगा, तो पहले हम लोग ब्रोमो को प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद क्लोरो को प्लेस करेंगे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 2 पोजीशन पे ब्रोमो, फिर उसके बाद डैश दे करके 3,6 डैश डाई क्लोरो, फिर उसके बाद हम लोग बिना किसी स्पेस बार के आराम से हेप्टा 1,3 और डैश दे करके डाई इन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। कंपाउंड का कंप्लीट नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। नोट कर लो इस चीज को। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत है तो आराम से डाउट पूछ लो। डाइक्लोरो और हेप्टा के बीच डैश नहीं डालना है? नहीं, डाइक्लोर और हेप्टा के बीच में डैश नहीं डालना है, हमेशा डैश पोजीशन के आजू बाजू होता है। यहाँ तो केवल एक अल्फाबेट है, यहाँ भी अल्फाबेट है, यहाँ तो गैप भी नहीं होगा, एक लाइन से सब कुछ लिखना है। केवल पोजीशन के आगे पीछे हम लोग डैश लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आगे साइड लगाने का कोई सेंस नहीं है, वहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो जब एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच के हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे डैश लगाया करेंगे। और कोई डाउट? सर ये एडिशन शो करना पड़ेगा क्या हमें करना तो? पड़ेगा? ये नहीं नहीं नहीं, शो एडिशन नहीं कर, ये तो तुमको रफ में करना है, अगर दिमाग में कर पाए तो और अच्छी बात है। स्क्रीन पे कलाकारी काहे करने लग गया जी? हाँ मैंग बोलो। नहीं सर, ऐसे थोड़ा देख। ऐसे ही थोड़ा खुराफाती कर रहा था। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। पहले सारा क्वेश्चन नोट करते जाओ, फिर उसके बाद ट्राई करना। सारा क्वेश्चन नोट कर लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करते जाना एक करके। चलो एक काम करो, पहले दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो, यही दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर लेवल बढ़ाएंगे।
मयंक पहले वाले केस में क्या आंसर होगा? 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। ओके, ट्राई करो। सर 9 का वर्ड रूट क्या होता है, 9 कार्बन का? नॉन। बना भी मयंक? हाँ सर बन गया, मतलब बन गया है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट है वो नहीं हो रहा है। अबे नालायक आदमी, पहले ये बता पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर जिसमें 3 डिग्री आंसर, मतलब स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से शुरू करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट से राइट। क्यों? सर क्योंकि इसमें लोअर ही आया है। लोअर वैल्यू आया। जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो उसके इसमें 1 + 3 + 8 आ रहा। जब राइट साइड से जाएंगे तो उसके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 + 6 + 8 आएगा। तो 8 तो कॉमन था, 1 भी कॉमन था, लेकिन इधर ज़्यादा बड़ा वैल्यू दिख रहा है, तो इस केस में हम लोग का ऊपर वाला पार्ट होगा। तो नंबरिंग वाले पार्ट में भी लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट नहीं जाएंगे। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो पेरेंट चेन से अटैच जो ग्रुप होता है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं हम लोग। यस। तो टोटल 9 का कार्बन चेन है, 9 के कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट हम लोग का नॉन हो गया। बट यहाँ 3 ट्रिपल मतलब डबल बॉन्ड है। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन वर्ड यूज करेंगे, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे ए लगाएंगे, तो नॉना वर्ड मेंशन करेंगे। फिर 1 पोजीशन, 3rd पोजीशन और 8th पोजीशन, इन तीनों पोजीशन पे हम लोग का ट्राई ट्राई। इन है ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग का नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर ये हो गया, नॉना 1, 3, 8 ट्राइन। इसके अलावा हम लोग के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन का कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग प्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं। और प्रोपेन को सब्स्टिट्यूएंट बना रखे हैं तो हम लोग प्रोपाइल आराम से मेंशन कर सकते हैं, जो कि हम लोग के कार्बन नंबर 3 पे है। तो 3rd पोजीशन पे हम लोग प्रोपाइल वर्ड मेंशन करके आराम से 3 प्रोपाइल नोना 1, 3, 8 ट्राई इन वर्ड मेंशन कर सकते हैं कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, 3 पोजीशन नहीं, सॉरी 7, उल्टा हम कर दिए, 7 लेफ्ट से राइट में नंबरिंग चल रहा था, तो 3 नहीं 7 वाला पार्ट, 7th पोजीशन पे ये 3 का कार्बन चेन है, प्रोपाइल वर्ड मेंशन कर सकता है। समझ आया मयंक? हाँ सर। सर्वेश क्वेश्चन नंबर 5। सर्वेश कहाँ गायब है? शिवम, हाय शिवम, क्वेश्चन नंबर 5। शिवम, बोलो जी शिवम, बोल ही नहीं रहा। खुशी,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होगा? पहले पेरेंट चेन बताना, कौन सा पेरेंट चेन होगा? हेक्सा। हेक्सा। सर रुकिए, थोड़ा बना ही रहा हूँ। ओके, बनाओ, ट्राई करो। हाँ करो। आंसर आ गया? यस सर। बताओ, तुम ही बताओ। 3,4 प्रोफाइल। 3 कॉमा, यस सर। जोर से बोला, आवाज नहीं आ रहा। 3,4। 4 है सर, अभी हम ध्यान दिए सर, रुकिए सर, हम 3 लिए हैं लिखे हैं। सर हम ट्राई करें? हाँ एकदम ट्राई करो। सर 4 ब्यूटाइल पहले 3 पहले प्रो। तो पहले तो ये बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा। खैर ये एग्जांपल हम बता चुके तो पेरेंट चेन बता देते हैं, है ना। पैरेट चेन तो पता है सर। नंबरिंग किधर से होगा? लेफ्ट से राइट शुरू करें 1 2 3 4, या फिर राइट से लेफ्ट शुरू करें 1 2? इधर कहीं से भी कर लीजिए। कहीं से भी कर सकते हैं। पक्का? यस सर। पक्का? कहीं नहीं से भी सर। करेंगे तो सेम आएगा क्या? नहीं सर, कहीं से भी नहीं करेंगे सेम सर। नहीं आएगा, सिमेट्रिकल नहीं है ये। सिमेट्रिकल नहीं नहीं है। नहीं लेफ्ट साइड आएगा। में 3 कार्बन है जबकि राइट साइड में 4 कार्बन है। अब बताओ कि कहीं से भी नहीं कर सकते तो किधर से करें? राइट साइड से सर, इधर 4 है सर। पहले हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे। पेरेंट चेन वाला पार्ट तो मालूम पड़ गया, बट पेरेंट चेन वाले पार्ट में जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है, तो जैसे पहले हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई किए, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में अगर इस साइड से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 + 5 आ रहा। राइट साइड से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, उधर भी 1 + 5 आ रहा। तो डबल बॉन्ड के पोजीशन में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल 1 + 5 1 + 5 दोनों तरफ से आ रहा, मतलब फॉलो नहीं कर सकते, दोनों तरफ से वैल्यू 6 आ रहा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे मिल रहा, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे मिल रहा, अगला सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पे, अगला सब्स्टिट्यूएंट भी फोर्थ पे। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से भी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, तो डबल बॉन्ड में दोनों तरफ अल्कीन अल्कीन है तो उसे भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। यहाँ वाले पार्ट में नाम है 4 का कार्बन चेन मतलब ब्यूटाइल, 3 का कार्बन चेन मतलब प्रोपाइल। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली बी आएगा, तो इसको प्रेफरेंस में रखते हुए हम लोग आराम से नंबरिंग वाले पार्ट में राइट से लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये अपना नंबरिंग का पार्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से हम लोग का नंबरिंग इस तरीके से कर पाए हम लोग। 6 का कार्बन चेन मतलब हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है तो ए लगाएंगे पहले, उसके अलावा 1 5 और उसके बाद डाई इन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। पहले पेरेंट चेन का नाम लिखा करो, आराम से लिख दिया। उसके बाद हम लोगों के थर्ड पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन के अलावा हम लोगों के फोर्थ पोजीशन वाले पार्ट पे प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस केस में नोमेनक्लेचर में 3 ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल हेक्सा 1,5 डाइन। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर में मिथाइल को कैपिटल एम ई से डिनोट किया जाता है, लिखने का तरीका होता है। अगर मिथाइल है तो कैपिटल एम स्मॉल ई, अगर ब्यूटाइल है तो उस केस में बी यू लिख सकते हैं, प्रोपाइल वाले पार्ट को पी आर लिख सकते हैं, लिखने का एक तरीका होता है। बट ठीक है, अभी ब्यूटाइल और प्रोपाइल लिख रहे हैं, ये कन्वेंशन में हम तुम लोग को मेंशन कर दिया है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ऐसा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मान लो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें बोला कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करना है, तो जैसे एक चीज़ सोच के देखो, थोड़ा ध्यान दो। कार्बन चेन तो एक ही है, जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे तो 1 + 5 आएगा एक साइड से 6, जब दूसरे साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 + 5 आएगा 6, इसे डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, बिल्कुल 20 से डिवीजन करने पे सिमेट्रिकल टाइप का पार्ट दिख रहा है, बस एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन है तो हम लोग का सिमेट्रिकल टाइप का ही पार्ट ना, मतलब सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे हम लोग का डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो हम लोग फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। तो अल्काइन का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आइन होता है, अल्कीन का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन में ई होता है। तो इन जनरल ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम लोग अल्काइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखना, ये जैसे स्कूल्स वगैरह में बोल दिया जाता है अल्काइन इज गिवन हायर प्रेफरेंस देन अल्कीन, डबल बॉन्ड इज गिवन हायर प्रेफरेंस देन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन
अल्कीन को ज़्यादा प्रेफरेंस तब मिल रहा है जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जा रहे हैं। मतलब अगर हम लोग का यही सवाल थोड़ा चेंज कर दें, मान लो हम क्वेश्चन नंबर 7 में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर दिए, तो इस केस में अगर हम लोग लेफ्ट साइड से जाते तो नंबरिंग वाले पार्ट में लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल 1+6 मेंशन कर रहा है, सॉरी 2+6 मेंशन कर रहा है, मतलब 8, जबकि राइट साइड से जाने पे हम लोगों को वैल्यू 1+5 मिल रहा है 6। तो ये लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल फॉलो कर रहा है, मतलब नीचे वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो गलत होगा। डबल बॉन्ड को तब प्रेफरेंस देते हैं जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना पड़ता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे तो वैसे भी ई पहले आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अल्कीन इज नॉट गिवन हायर प्रेफरेंस, तब प्रेफरेंस में की बात करेंगे हम लोग जब हम लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करना होगा। तो हम लोग आराम से 1 वाले पार्ट को, मतलब ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे। टोटल 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स, और इस पर 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक अल्कीन एक अल्काइन है, तो ए वर्ड नहीं लगाएंगे। हेक्स के साथ हम लोग के फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन है तो इन, और अगर अल्काइन है तो अल्काइन वाले पार्ट के लिए आइन, तो हम लोग का हेक्स 1 इन, और फिफ्थ पोजीशन पे अल्काइन है तो 5 आइन, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। हेक्स 1 इन 5 आइन, ये अपना नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में नंबरिंग में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हैं, तो 3 3 6 1 7, इसका मतलब हेप्ट वर्ड है। हेप्ट के हम लोगों के अभी भी लिखना इन को ही है पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, तो इस केस में हेप्ट के फिफ्थ पोजीशन पे इन है और हम लोग के फर्स्ट पोजीशन पे आइन है, तो आराम से नोमेनक्लेचर में हेप्ट 5 इन 1 आइन मेंशन कर सकते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में। ये नोमेनक्लेचर का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। होमवर्क आज का देंगे जो तुम लोग को ट्राई करना है, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो। नहीं सर। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। पहले वर्कशीट में होमवर्क देते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्कशीट में तुम लोग को लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था ना? 1 मिनट रुक जाओ। और ये सब क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है। वर्कशीट में हम लोग बहुत ही एलिमेंट्री टाइप के प्रॉब्लम रखते हैं जिसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और तुमको प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना भी है। तो नोमेनक्लेचर का टोटल 6 वर्कशीट है, उसमें से कुछ हम लोग ऐसे वर्कशीट में होमवर्क दे रखे थे किसी दूसरे बैच को, तो इसलिए यहाँ पे येलो कलर दे रखा, बट तुमको उससे मतलब नहीं रखना है। वर्कशीट में हम लोग के 1 वाले में तो अभी होमवर्क नहीं कर सकते। वर्कशीट में 2 अपने कॉपी में नोट करते जाना। वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी के लिए इतने क्वेश्चन ट्राई करना वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 7 तक। ये तो तुम्हारे वर्कशीट का होमवर्क हो जाएगा। उसके अलावा तुम्हारे बुकलेट में, 1 मिनट, बुकलेट वाले पार्ट में D1, D2, D3, अच्छा नहीं, D3 नहीं अभी, D2 सॉल्व कर सकते हैं, हाँ ठीक है। D1, D2, D4, D3 अभी सॉल्व मत करना, ठीक है। इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए आराम से ट्राई कर सकते हैं बुकलेट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन और कर पाएंगे। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को शुरू करेंगे हम लोग इस क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है सर अभिषेक? वर्कशीट 1 था कि 2 था? 2 था, 2, वर्कशीट 2। अभिषेक कोई डाउट? नो सर। गौरव? नो सर। खुशी? हाँ सर। ओके। मयंक, शिवम? नहीं सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड कर रहे हैं यहीं पे।